decrease acid production or neutralize the formed previously formed acid, that is called acid suppression therapy। ये वो ड्रग है जिसके जरिए हम एसिड प्रोडक्शन को या तो कम करें या जो पहले से बनी हुई एसिड है उसको क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। तो दोनों की वजह से एसिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दैट इज एसिड सप्रेशन थेरापी। देखिए पहले एक डायग्राम ड्रा करते हैं, उस डायग्राम के जरिए पूरा कंसेप्ट आसान हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल हम स्टमक की बात करें, स्टमक इज अ जे शेप स्ट्रक्चर, दिस इज स्टमक, ठीक है। दिस इज एसोफेगस, दिस इज स्टमक, और स्टमक के बाद फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, दैट इज ड्यूडेनम, इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, क्लियर। इस स्टमक के अंदर यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं। सम सेल्स इन द स्टमक आर कॉल्ड चीफ सेल्स, सम सेल्स आर कॉल्ड पैराइटल सेल्स, ठीक है। तो गैस्ट्रिक मीन स्टमक के अंदर वी हैव अ टाइप ऑफ सेल दैट इज नोन एज पैराइटल सेल। इसको क्या कहते हैं, पैराइटल सेल। एंड दिस पैराइटल सेल हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस HCl। ये क्या बनाती है, HCl बनाती है। तो इसमें लेके दिस सेल प्रोड्यूस HCl, HCl मीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये पैराइटल सेल से बनता है। अब इस एक पैराइटल सेल को मैग्नीफाई करेंगे, इसको बड़ा कर देंगे, ये HCl किस तरह बनाता है, क्योंकि पूरी फार्माकोलॉजी इसके अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे एक मैग्नीफाइड पैराइटल सेल ड्रा करें, दिस इज पैराइटल सेल, ठीक है। ये हमने एक पैराइटल सेल ले लिया, दैट इज पैराइटल सेल, ठीक है जी। इस पैराइटल सेल के ऊपर हमारे पास 3 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट रिसेप्टर ऑन पैराइटल सेल इज कॉल्ड हिस्टामिन 2, इसको कहते हैं H2 रिसेप्टर। तो पैराइटल सेल के ऊपर द फर्स्ट रिसेप्टर इज कॉल्ड H2। अनदर रिसेप्टर ऑन दी पैराइटल सेल इज गैस्ट्रीन रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर, गैस्ट्रीन। इसको सिंपली क्या कहते हैं, G रिसेप्टर। फिर इसके बाद द नेक्स्ट रिसेप्टर ऑन द सेम सेल इज कॉल्ड मस्कोरेनिक रिसेप्टर, जिसको हम M3 या मस्कोरेनिक 3 रिसेप्टर कहते हैं। तो मस्कोरेनिक रिसेप्टर और M3 रिसेप्टर। तो जब हम फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, एवरीवन शुड नो द फिजियोलॉजी ऑफ पैराइटल सेल। पैराइटल सेल इज प्रेजेंट इन द स्टमक एंड इट हैज प्राइमरीली हाउ मेनी रिसेप्टर, 3 रिसेप्टर। तब व्हाट इज दिस, H2 histamine 2 receptor, that is gastrin G receptor and that is muscarinic M3 receptor, ठीक है। इस पे हिस्टामिन काम करता है, इस पे गैस्ट्रीन काम करता है, इस पे एसिटाइल कोलिन काम करता है, ठीक है। ये हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा था कि नहीं, ये 3 तरह के रिसेप्टर है। तो H2 पे क्या काम करेगा, हिस्टामिन, इस केस को हिस्टामिन 2 रिसेप्टर कहते हैं। यहाँ पे क्या काम करेगा, गैस्ट्रीन, इस केस का नाम G रिसेप्टर है। और जहाँ पे मस्कोरेनिक रिसेप्टर होता है वहाँ पे एसिटाइल कोलिन काम करता है, ठीक है। ओके जी। अब ये हमने जो मैग्नीफाई किया है, ये कौन सा सेल है, दैट इज पैराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक, ठीक है। अब क्या है, इसको बाहर से कोई चीज आ जाए, इस रिसेप्टर पे काम करे या इस पे काम करे या वो इस पे काम करे, बात समझ गए। मैं यहाँ पे प्लस बना रहा हूँ, प्लस से मुराद ये है कि इट इज अ सब्सटेंस विच स्टिमुलेट H2 रिसेप्टर, जो कि इसको स्टिमुलेट कर रहे हैं H2। इसका मतलब ये है कि ये भी क्या कर रहे हैं, हाँ जी, स्टिमुलेट कर रहे हैं। और कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि इसको स्टिमुलेट करे, M3। अब देखिए स्टिमुलेशन चाहे इन तीनों में से किसी को भी हो जाए, इट विल क्रिएट अ चेंज इनसाइड द पैराइटल सेल एंड इट विल रिलीज इज साइक्लिक AMP। ये क्या रिलीज करता है, साइक्लिक AMP। ये नाम सुना है कि नहीं, देखिए it is a molecule which is increased in the parietal cell due to activation of any one of these receptors। इन तीनों में से किसी को भी एक्टिवेट करें तो सेल के अंदर किस चीज का लेवल बढ़ जाता है, साइक्लिक AMP। अब साइक्लिक AMP क्या करता है, इस सेल के अंदर पहले से कौन से आयन्स पड़े होते हैं, H आयन। इस H आयन को पुश करते हैं दूसरे साइड पे, ताकि ये H आयन इस साइड से किधर निकले, अंदर से बाहर निकले, बाहर।
और बाहर से H आयन जब बाहर जाएगा तो बाहर से जनाब सेल के अंदर क्या चीज जाएगी, पोटासियम जाएगी। क्या चीज जाएगी, पोटासियम। इसको कहते हैं हाइड्रोजन, हाँ जी, पोटाशियम। ये मतलब सिमिलर डायरेक्शन है कि अपोजिट, अपोजिट, तो इसको कहते हैं एंटीपोड। इसको क्या कहते हैं, एंटीपोड, अगेंस्ट। अगर ये डायरेक्शन दोनों की सेम होती फिर सेम पोर्ट है, लेकिन अगर किसी ट्रांसपोर्ट में दो मॉलिक्यूल की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसको एंटीपोड कहते हैं। तो इस एंटीपोड के अंदर एक चीज बाहर जा रही है, एक चीज अंदर आ रही है। जो बाहर जाने वाली सब्सटेंस है दैट इज हाइड्रोजन, और बाहर से आने वाली क्या है, पोटासियम है। तो इसका नाम हाइड्रोजन पोटासियम एंटीपोड है। बात समझ गए कि नहीं, एक दफा फिर से रिपीट करता हूँ। इफ वी टेक पैराइटल सेल्स फ्रॉम द स्टमक, इट कंटेन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, 3, H2, G रिसेप्टर एंड M3। ये आप लोगों ने याद रखना है। चाहे इन तीनों में से किसी को भी हम क्या करें, एक्टिवेट करें, स्टिमुलेट करें, तो इनसाइड द सेल जो चेंज आता है वो किस चीज की लेवल को बढ़ाती है, साइक्लिक एमपी। साइक्लिक एमपी विल पुश हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द सेल टू आउटसाइड, और इसकी रिप्लेसमेंट में आउटसाइड से क्या चीज अंदर जाएगी, पोटासियम। तो हाइड्रोजन पोटासियम एंटीपोड है। अब ये हाइड्रोजन जो बाहर आए हैं, इधर देखिए, ये इस सेल से इधर बाहर आए हैं, तो बाहर का मतलब स्टमक के ल्यूमेन में आए हैं। किधर आए हैं, स्टमक के ल्यूमेन। हम खुराक लेते हैं तो खुराक के अंदर साल्ट होता है कि नहीं, साल्ट इज सोडियम क्लोराइड। तो जब सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट हो जाएगी तो सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग। तो जब इस H को क्या चीज मिल जाए, क्लोराइड, तो ये दोनों मिलकर ल्यूमेन के अंदर क्या बनाएगी, HCl बनाएगी। दैट इज व्हाट HCl इज फॉर्म। कहने का मतलब यह है पैराइटल सेल डू नॉट गिव HCl इन HCl फॉर्म। ये HCl नहीं देता, ये HCl बनाने के लिए सिर्फ क्या देता है, हाइड्रोजन देता है। बात समझ गए। और इस हाइड्रोजन को मेडिसिन में हम प्रोटॉन भी कहते हैं, कह सकते हैं कि नहीं। दिस हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज प्रोटॉन। तो H+ इज ऑलवेज प्रोटॉन। इसका मतलब ये है कि अगर H+ हम क्या करें, सेल से बाहर निकालें, तो इसका मतलब ये है कि ये H जाकर किसके साथ मिलता है, Cl के साथ, और क्या बन जाता है, HCl बन जाता है। बस समझ गए कि नहीं। तो दीज आर द मेन कंसेप्ट दैट एवरीबॉडी शुड रिमेंबर फॉर द एसिड सेपरेशन थेरेपी। अगर एक पेशेंट है, उसकी स्टमक के अंदर ऑलरेडी HCl लेवल बहुत क्या है, रेज है, हमारा टारगेट ये है या तो उस HCl की फर्दर प्रोडक्शन को कम करे या बनी हुई HCl को क्या करे, न्यूट्रलाइज करे। किसी न किसी तरीके से हमने एसिड को सुप्रेस करना है, थेरापिक मीन ट्रीटमेंट के जरिए। अब HCl बनाने का मेथड तो पहले आना चाहिए। HCl बनाने के लिए स्टमक के अंदर जो प्राइमरी सेल रिक्वायर्ड होते हैं दैट इज कॉल्ड पैराइटल सेल्स। तो पैराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक प्रोड्यूसेस HCl। ये HCl बनाती है, ठीक है। कैसे बनाती है, इसके अंदर एक पंप होता है, इसका नाम हाइड्रोजन पोटाशियम एंटीपोड होता है। इस पंप के जरिए हाइड्रोजन बाहर जाएगा और पोटाशियम अंदर जाता है। लेकिन ये प्रोसेस तब होता है जब इनमें से किसी भी रिसेप्टर को हम क्या करें, स्टिमुलेट करें या एक्टिवेट करें। अब MCQ सुन लें। अगर फॉर एग्जांपल हमने जनाब एक ड्रग दे दिया, अब इधर MCQ सुन ले तो बहुत आसान है। मैंने जनाब पेशेंट को एक ड्रग दिया, उस ड्रग का नाम क्या है, ए। हमें नहीं पता है कि ड्रग कौन सा है। वी गिवन अ टेबलेट टू द पेशेंट, और ये ड्रग ए जाकर इधर देखें, इस हाइड्रोजन की बाहर आने को क्या कर दिया, उसने ब्लॉक कर दिया। क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। इसका मतलब इसने प्रोटॉन की बाहर निकलने को ब्लॉक किया। ये पंप काम करेगा कि इनहिबिट होगा, इनहिबिट। इस पंप के अंदर हमने किस चीज की आउटपुट ब्लॉक की है, हाइड्रोजन, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पंप क्या हो गया, इनहिबिटर, दैट इज PPI। PPI स्टैंड फॉर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो अगर हम ड्रग दें और ये प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करें, कैन हाइड्रोजन विल कम आउट ऑफ द सेल, नो। जब वो बाहर नहीं आएगा तो Cl के साथ तो नहीं मिल सकेगा, HCl बनेगा, नहीं बनेगा। तो HCl कम करने के लिए जो एक ड्रग हम यूज करते हैं उसका नाम है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। क्लियर। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एक्ट ऑन विच हाइड्रोजन पोटासियम। इधर फोकस करें सारे यार, ठीक है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर PPI, ये वो ड्रग है ये जाकर इस प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करता है ताकि हाइड्रोजन बाहर ना निकले। जब ये नहीं निकलेगा तो फिर HCl नहीं बनेगा। फिर न्यूट्रलाइज में काम करता है कि प्रोडक्शन को कम करता है, प्रोडक्शन को कम करता है। इसके अंदर जो ड्रग है दैट इज ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल का नाम सुना है कि नहीं।
Omeprazole is the drug which is a family member of PPI, proton pump inhibitors. That's it. ठीक है, अब इसकी मजीद हम आगे फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, लेकिन जो मेन कंसेप्ट है वो ये है। अगर फॉर एग्जांपल हम एक और ड्रग दे दे और उस ड्रग का नाम है बी, क्या है बी, इस बी ड्रग, अगर हम बी ड्रग दे दे और वो इस पंप को कुछ ना कहे, इस पंप को कुछ ना कहे, लेकिन दिस ड्रग गोज इन ब्लॉक विच रिसेप्टर H2, जब H2 रिसेप्टर को हम ब्लॉक करें तो कैन वी इंड्यूस साइक्लिक एमपी लेवल, नो। जब ये नहीं बनेगा कैन H विल गो आउट, नो। हमने इसको कुछ नहीं कहा है, लेकिन इस पंप की काम को हमने खत्म किया है बाय ब्लॉकिंग विच रिसेप्टर H2। तो ऐसे ड्रग जो एसिड सिक्रीशन को कम करे बाय ब्लॉकिंग विच रिसेप्टर H2, इसको H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। रेनिटिडीन का नाम सुना है कि नहीं? रेनिटिडीन, रेनिटिडीन, जेंटेक गोली का नाम सुना है? ये रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, ठीक है, ये सारे के सारे H2 क्या है? ये ब्लॉकर है। तो एसिड कम करने के दो तरीके अभी हमने सीख लिए हैं। वन इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है, जो हाइड्रोजन पोटासियम पंप पे काम करे। दूसरी बात, एक वो ड्रग है जो किसको ब्लॉक करे? H2, तो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर दे सकते हैं, और उसमें बेस्ट क्या है? रेनिटिडीन है। ठीक है जी। अब ऐसा करते हैं कि पहले से स्टमक के अंदर क्या चीज बहुत ज्यादा बनी है? HCl। अब ऐसे ड्रग देते हैं कि ना इसको कुछ कहे ना इसको कुछ कहे, लेकिन ऐसा ड्रग जो बनी बनाए HCl की क्या करें? न्यूट्रलाइजेशन करें। हमने कहा या तो प्रोडक्शन कम करेंगे या बनी बनाए HCl की क्या करेंगे? न्यूट्रलाइजेशन, ताकि एसिडिटी कम हो जाए। उस ड्रग का नाम है एंटासिड्स। उसको क्या कहते हैं? एंटासिड्स। एंटासिड्स आर दोज मेडिसिन which neutralize the previously formed what answer is acids। ये पहले से बनी बनाई HCl की क्या करता है? न्यूट्रलाइजेशन करता है, ताकि इसका एसिडिक इफेक्ट क्या हो जाए? कम से कम हो जाए। बात क्लियर है कि नहीं? तो अभी तक कितनी फैमिली हमने पढ़ी है? 3। एक स्टमक के अंदर HCl कम करने के लिए जो एक फैमिली ड्रग है दैट इज कॉल्ड PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। एक कौन से थे? H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। और एक वो थे जो पहले से बनी बनाई HCl की क्या करे? न्यूट्रलाइजेशन। उसको क्या कहते हैं? एंटासिड। इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। बाइकार्बोनेट्स आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज एसिड, ठीक है, वो पीएच को बढ़ाता है और वो HCl की एसिडिटी को कम कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर, अब अगर फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्टमक, ये स्टमक है, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड म्यूकोजा। इसके अंदर क्या होता है? म्यूकोजा। अब हमने जीआईटी के अंदर हर ऑर्गन के 4 लेयर पढ़े थे कि नहीं? सबसे इनर वाले क्या होता है? म्यूकोजा। इसको कहते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजा, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक म्यूकोजा। अब इस म्यूकोजा के ऊपर यहाँ पे एक कोटिंग हुई है। दिस कोटिंग इज डन बाय प्रोस्टाग्लैंडिन। याद है, ये जो स्टमक के अंदर म्यूकोजा है, इसकी जो कोटिंग है ये किसने कराई है? प्रोस्टाग्लैंडिन। इट इज अ केमिकल मीडिएटर विच कोट द स्टमक म्यूकोजा। और इस कोटिंग का फायदा ये है, ये इसको किससे बचाता है? HCl से बचाता है। तो हम कहते हैं कि स्टमक के अंदर म्यूकोजल प्रोटेक्शन है, और उस अब किताब है, किताब के ऊपर बाइंडिंग करे तो उसकी प्रोटेक्शन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो अगर हम म्यूकोजा के ऊपर कौन सा कोटिंग करते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन, तो फिर HCl के लिए म्यूकोजा डैमेज करना मुश्किल हो जाता है। क्लियर? जब तक म्यूकोजा की प्रोटेक्शन नॉर्मल हो तो अल्सर्स के चांसेस क्या होंगे? कम होंगे। अब अगर एक बंदा है, उसने ज्वाइंट पेन के लिए क्रोनिक क्या लिए है? NSAID, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। तो NSAID प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। तो फिर इन लोगों की लॉन्ग रन में म्यूकोजल प्रोटेक्शन क्या होगी? ये कम हो जाएगी, तो फिर अल्सर के चांसेस ज्यादा होंगे। अब अगर एक पेशेंट है, उसको गैस्ट्रिक अल्सर है और उसकी पहले से म्यूकोजा की प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, कौन सा ड्रग है? प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। एनालॉग मीन कि प्रोस्टाग्लैंडिन जैसा काम करे, ठीक है। द नेम ऑफ दैट ड्रग इज मीजोप्रोस्टोल। कौन सा ड्रग देते हैं? मीजोप्रोस्टोल। तो देखे, हमारे फर्स्ट एड के अंदर इस तरह तो मैनेजमेंट स्टमक की बहुत ज्यादा है, लेकिन फर्स्ट एड के अंदर जो आप लोग की रिक्वायरमेंट है उसमें 4 चीजें याद रखें। एसिड प्रोडक्शन को कम करने के लिए या तो हम PPI दे दे, या H2 ब्लॉकर्स दे दे, ठीक है, या एंटासिड्स दे दे, या कोई ऐसा ड्रग दे जिससे हम म्यूकोजल प्रोटेक्शन को क्या करें? बढ़ाए।
बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन दैट इज कॉल्ड मिसोप्रोस्टोल। ये क्या है? मिसोप्रोस्टोल। लेकिन एक बात आप लोग अपनी जहन में याद रखें कि मिसोप्रोस्टोल का काम प्रोस्टाग्लैंडिन को क्या करना है? बढ़ाना है, ताकि म्यूकोजल प्रोटेक्शन स्टमक में क्या हो जाए? ज्यादा। लेकिन सेम प्रोस्टाग्लैंडिन यही ड्रग बढ़ाता है फीमेल के अंदर यूट्रस में। कहाँ पे? यूट्रस में। एंड इट कैन कंट्रैक्ट द यूट्रस। ये यूट्रस को क्या करता है? कंट्रैक्ट। तो अगर एक फीमेल है, वो प्रेग्नेंट है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर उसकी चल रही है, तो उसको मिसोप्रोस्टोल दे सकते हैं? नो, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ये यूट्रस क्या करेगी? कंट्रैक्शन एबॉर्शन की चांसेस बढ़ाती है। इसको हम एबोर्टिफिशिएंट ड्रग कहते हैं। एबोर्टिफिशिएंट का मतलब कि दिस ड्रग हैज एबिलिटी टू कॉज ऑफ एबॉर्शन। इसलिए जो फीमेल फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आती है, प्रेगनेंसी के पहले दिनों में आती है, और उसके पहले अगर म्यूकोजल प्रोटेक्शन खराब है, उसमें हम मिसोप्रोस्टोल नहीं दे सकते, क्योंकि आप तो उसकी स्टमक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, लेकिन सेम प्रोस्टाग्लैंडिन कैन कॉज यूट्रस कंट्रैक्शन। तो उससे जनाब फीटस जाया होने के चांसेस होंगे कि नहीं? So there will be increased risk of abortion. So if you give misoprostol to a female, ask a detailed history of pregnancy. वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। अगर है तो उसकी फिर डोजेस को हम बहुत कम रखते हैं या नहीं देते। फिर अल्टरनेट हम जो प्रेगनेंसी के अंदर सेफ ड्रग देते हैं वो क्या होते हैं? पीपीआई, ओमेप्राजोल। ठीक है, तो शाबाश बताएं, एसिड कम करने के लिए अकॉर्डिंग टू स्टेप 1 नॉलेज, ए कौन से फैमिली है? पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। नंबर 2 H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। नंबर 3 एंटासिड। नंबर 4 प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, जिसको हम मिसोप्रोस्टोल कहते हैं। ठीक है जी। इसके साथ साथ आप डाइट हैबिट के बारे में बताएंगे। पेशेंट को कहेंगे कि ज्यादा फ्लूइड इनटेक करे और स्पाइसी और इस तरह चिली टाइप फूड से क्या करें? अवॉइड करें, ताकि इसकी एसिडिटी क्या है? कम से कम रहे। ठीक है, अब लेके फर्स्ट लेके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये सिर्फ हमने स्केच बनाया कि हमने कौन कौन से ड्रग्स पढ़ने हैं। अभी हम ड्रग्स पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ नहीं, ये क्लिनिकल यूज नहीं होते। ठीक है ना? ओके, तो क्लिनिकली ये हमारे पास 4 किस्म के ड्रग है जो फर्स्ट एड में। क्या चीज? एनसेड इज प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। ओके, आप लोगों ने साइक्लोऑक्सीजिनेस का नाम सुना है कि नहीं? साइक्लोऑक्सीजिनेस को प्रैक्टिकली लोग कोक्स कहते हैं। कोक्स, COX, नाम सुना है? 2 तरह के एंजाइम है, कोक्स 1 एंड, इधर एमसीक्यू सुन ले। साइक्लोऑक्सीजिनेस हैज 2 टाइप्स, टाइप 1 एंड टाइप 2। जो कोक्स 1 है, इट प्रोड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन। ये क्या बनाती है? प्रोस्टाग्लैंडिन। और कोक्स 2 प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनाती। यही प्रोस्टाग्लैंडिन जो कोक्स 1 बनाता है इन्फेक्शन वगैरह के अंदर, ये ज्वाइंट के अंदर क्या कराता है? पेन। इनसेट का काम यह है एस्पिरिन वगैरह के कोक्स 1 को इनहिबिट करके प्रोस्टाग्लैंडिन को क्या करते हैं? कम। लेकिन फिर इसका साइड इफेक्ट यह है कि म्यूकोजल प्रोटेक्शन को खराब कर देते हैं। क्लियर है? तो अगर किसी को अल्सर है स्टमक के अंदर और उसने आपने उसको कोई पेन किलर देना है, तो कोक्स 1 देंगे कि कोक्स 2 इनहिबिटर? कोक्स 2 देंगे, क्योंकि कोक्स 2 इनहिबिटर इज वेरी वेरी सेफ फॉर द स्टमक प्रॉब्लम, क्योंकि इसके अंदर हम प्रोस्टाग्लैंडिन को नहीं छेड़ते। उस ड्रग का नाम सेलिकोक्सिब है, लेकिन ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सेलिकोक्सिब। अब लिखे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। द फर्स्ट ड्रग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ठीक है, पीपीआई। बस अभी हमें आसान हो गया, स्केच आप लोगों को समझ में आ गया, अब पढ़ना आसान है। जहां पे एमसीक्यूज है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, नंबर फर्स्ट लिखे इसमें एजेंट, इसके अंदर ड्रग्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 ओमेप्राजोल, इसके अंदर क्या आता है? ओमेप्राजोल। फिर इसके अंदर है लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, एसोमेप्राजोल। और रेबीप्राजोल। दीज ऑल आर प्रोजोल फैमिली। ठीक है, ओमेप्राजोल, ये सारे के सारे एक फैमिली के अंदर काम करते हैं। और जो आजकल नई साल्ट आई है उसमें एक है डेक्सलेंसाप्राजोल। ये नई साल्ट है, ये बहुत अच्छा काम करता है स्टमक के लिए। डेक्सलेंसाप्राजोल। ठीक है, डेक्सलेंसाप्राजोल, लेकिन ये नई साल्ट है। ठीक है, ये 5 आप लोगों ने याद रखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, एसोमेप्राजोल एंड रेबीप्राजोल। ठीक है, इसका निमोनिक है
ओल पर दूध, ठीक है ना। हाँ जी, जब भी शॉप से जाकर ओल पर लेंगे तो ये चीज़ याद रखें, ओ पर ओमेप्राजोल, एल पर लेंसोप्राजोल, पी पर पेंटोप्राजोल, एसोमेप्राजोल एंड रेबिप्राजोल, ठीक है। इसका मतलब ये है, इफ यू नो द ओल पर यू विल नो पीपीआईज, ठीक है ना। ये पीपीआईज ओल पर के नाम से लोग याद रखते हैं, ठीक है। इन ड्रग्स के लिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, these agents these agents of the word is inhibit, हाँ जी बताएं। हम्म, हाइड्रोजन पोटासियम, वेरी गुड, पोटासियम हाइड्रोजन एंटीपोड of the word which is asked by the examiner is irreversibly, इसको क्या इनहिबिट करते हैं, इरिवर्सिबली, नॉट रिवर्सिबली। एग्जामिनर विल से कि एक पेशेंट है, उसको गैस्ट्राइटिस है या जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम का नाम सुना है, इसको ये प्रॉब्लम है जनाब। वो फिर ड्रग ले रहा है, ड्रग, ठीक है, और ड्रग ले रहा है पेशेंट, और उसकी स्टमक एसिडिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। अब वो ड्रग जाकर हाइड्रोजन पोटासियम पंप पे काम कर रहा है, बाय विच मैकेनिज्म, टेम्पररी, मतलब रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल, आंसर इज इरिवर्सेबल। बात समझ गए कि नहीं। पेराइटल सेल के ऊपर जो हाइड्रोजन पोटासियम पंप है उस पर ये ड्रग क्या करते हैं, इरिवर्सिबली ब्लॉक करते हैं। अब आप लोगों से सवाल ये है, अगर आज कोई बंदा पीपीआई ले ले तो उसका हाइड्रोजन पोटासियम पंप क्या ब्लॉक हो जाएगा, इरिवर्सेबल, क्या ब्लॉक होगा, इरिवर्सेबल। अगर इरिवर्सिबली ब्लॉक करे तो उसको कल फिर ड्रग लेना चाहिए, नहीं, परमानेंट ब्लॉकर है ना, ठीक है ना। तो इमोप्राजोल हालत रोज, मतलब रोज लेते हैं कि अल्टरनेट डे पे, तो फिर रोज क्यों देते हैं। एक मिनट, आप लोग नहीं, ये नए वाले चांस इन लोगों को मिलना चाहिए, शाबाश। ये इरिवर्सिबल इनहिबिटर है, इसका मतलब एक ड्रग दिया और उसने हाइड्रोजन पोटासियम को ब्लॉक किया, तो फिर तो जब परमानेंट ये ब्लॉक हो गया तो फिर दूसरी टेबलेट लेने की जरूरत होगी नहीं, लेकिन स्टमक में के मरीज डेली लेते हैं। इसका वजह क्या है, दीज आर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है ना, इट हैज द एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन, ये शेड होते हैं, ठीक है ना, ये शेड होते हैं और नए बनते हैं। तो जब नए बनेंगे तो उसमें नेक्स्ट ये पंप होगा कि नहीं। इसलिए आज अगर किसी ड्रग ने एक ब्लॉक किया है, कल को वो शेड हो जाए, उस टूल का वो हिस्सा बन जाता है, जब नेक्स्ट फिर आएगा, नेक्स्ट रीजनरेट होगा तो उसमें नया पंप बनेगा कि नहीं, तो फिर ये एसिड बनाता रहेगा। उसको फिर ब्लॉक करने के लिए नेक्स्ट डे हमें फिर क्या लेना चाहिए, ओमेप्राजोल लेना चाहिए, क्लियर है। लेकिन हाइड्रोजन पोटासियम को ये ड्रग कौन सा इनहिबिट करते हैं, इरिवर्सिबली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, यूजेस, ये तो इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसकी यूजेस क्या है, हाउ वी कैन यूज एंड वेयर टू यूज। नंबर वन, गैस्ट्राइटिस, किसके अंदर यूज करते हैं, गैस्ट्राइटिस पेशेंट में। तो गैस्ट्राइटिस के अंदर एचसीएल क्या होते हैं, ज्यादा, ठीक है। नंबर टू, वी कैन यूज दिस ड्रग इन पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज के अंदर हमें एचसीएल को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट कंडीशन, वी यूज दिस ड्रग जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, इसके अंदर जोलिंगर एलिसन, एंड वी डिस्कस दिस, इट इज अ कंडीशन इन विच देयर इज गैस्ट्रीन ट्यूमर, इसमें गैस्ट्रीन का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो गैस्ट्रीन किस पे काम करता है, जी रिसेप्टर, और जी रिसेप्टर की वजह से एचसीएल प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा, तो हमने कम करना है, इसलिए हम ओमेप्राजोल देंगे। तो इसका मतलब इसमें ये गैस्ट्रीनोमा है, ये क्या है, गैस्ट्रीनोमा, गैस्ट्रीन प्रोड्यूसिंग कैंसर है या ट्यूमर है। इसमें सेक्रेटिन टेस्ट किया जाता है, ये हमने पढ़ा है सेक्रेटिन टेस्ट, ठीक है ना। नॉर्मली सेक्रेटिन इनहिबिट गैस्ट्रीन, लेकिन अगर इसकी कैंसर है तो सेक्रेटिन देने से भी गैस्ट्रीन इनहिबिट नहीं होगा। दैट इज जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। तो आप लोगों ने दो पॉइंट याद रखने, ऐसा कैंसर जिसमें गैस्ट्रीन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाए और इससे जी रिसेप्टर एक्टिवेशन पेराइटल सेल पे क्या हो जाए, ज्यादा, और एचसीएल ज्यादा बनना शुरू हो जाए, द कंडीशन इज कॉल्ड जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। तो इसके अंदर एचसीएल को कम करने के लिए भी हम क्या दे सकते हैं, पीपीआई दे सकते हैं। और लास्ट में लेके गर्ड का नाम सुना है कि नहीं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इसमें भी दे सकते हैं, क्योंकि गर्ड के अंदर एसिडिटी ज्यादा होती है कि कम होती है, ज्यादा होती है। तो एसिडिटी को कम करने के लिए हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दे सकते हैं।
और आखिर में लेके वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज अ पार्ट ऑफ एच पाइलोरी ट्रीटमेंट। हम किस में दे सकते हैं? इज अ पार्ट ऑफ एच पाइलोरी ट्रीटमेंट। एच पाइलोरी इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इट इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया। तो एच पाइलोरी ट्रीटमेंट हम एक ड्रग से कर देते कि 3 से, मैंने बताया इसको ट्रिपल ट्रीटमेंट देते हैं, 3 ड्रग कंबाइंड देते हैं, जिसमें से एक क्या होता है? ओमेप्राजोल होता है। तो पीपीआई कैन बी यूज एज अ पार्ट ऑफ एच पाइलोरी ट्रीटमेंट। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को हम एच पाइलोरी ट्रीटमेंट देते हैं तो हमने 3 ड्रग मिलकर जो है ना उस पेशेंट को देने हैं, उनमें से एक ड्रग हम क्या मिलाते हैं? पीपीआई, एंड दैट इज ओमेप्राजोल। ठीक है जी। अब लिखे साइड इफेक्ट्स। व्हाट आर दी साइड इफेक्ट्स ऑफ पीपीआई? इसकी जनाब साइड इफेक्ट क्या है? अगर फॉर एग्जाम्पल वो कुछ पेशेंट्स है वो लोग ये यूज करते रहेंगे, व्हाट विल बी द साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस? नंबर 1, इंक्रीज रिस्क ऑफ क्लास्ट्रीडियम डिफिसिल इन्फेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज रिस्क ऑफ क्लास्ट्रीडियम डिफिसिल इन्फेक्शन। ओके, क्लास्ट्रीडियम डिफिसिल इज अ स्पोर फार्मिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्लियर है? ये स्पोर फार्मिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। क्लास्ट्रीडियम अपनी एक स्पीशीज है, क्लास्ट्रीडियम टेटिनी, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लास्ट्रीडियम डिफिसिल एंड क्लास्ट्रीडियम परफरेंजिस। ये नाम सुने क्या? नहीं, ये 4 नाम है। यू विल स्टडी इन माइक्रोबायोलॉजी। जो क्लास्ट्रीडियम डिफिसिल है इट कैन कॉज सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, लेकिन आप लोग वो हम माइक्रो में पढ़ाएंगे कि इसका मतलब क्या है। लेकिन सिर्फ इतना याद रखें कि दिस क्लास्ट्रीडियम डिफिसिली इज अ बैक्टीरिया विच कैन प्रोड्यूस स्पोर्स। ये क्या बनाती है? स्पोर। और डिफिसिले के अंदर डी है, इट कैन कॉज डायरिया। ये क्या करा सकती है? डायरिया। तो क्लास्ट्रीडियम डिफिसिले इन्फेक्शन के अंदर सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस की वजह से क्या होता है? डायरिया। कोलाइटिस का मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। कोलोन की जो बाउल हैबिट है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो दीज इन्फेक्शन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डायरिया। ये डायरिया कराती है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क, देखिए अब ये फर्स्ट एड में मेंशन नहीं है लेकिन दिस इज कॉमनली आस्क्ड यूएसएमएल स्टेप 1 प्लेब के अंदर और इस तरह पीएमसी के अंदर ये क्वेश्चन जरूर आता है। इसका एसोसिएशन मैं आप लोगों को बताता हूँ। बट पीपीआई डिक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम ड्यूडिनम। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम दी ड्यूडिनम। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां से कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को क्या करती है? कम करती है। कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों को कम करती है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि अ पेशेंट प्रेजेंटेड टू यू इन द क्लिनिक और फीमेल पेशेंट है और इसकी एज है 58 या 62, तो क्या है? मीनोपॉजल स्टेट में है, पोस्ट मीनोपॉजल एज में है, इसकी मेंसेस परमानेंटली क्या हो चुकी है? स्टॉप हो चुकी है, पोस्ट मीनोपॉजल। तो पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन के अंदर ओस्टियोपोरोसिस हो सकती है कि नहीं? क्योंकि एस्ट्रोजन इज अ प्रोटेक्टिव, एस्ट्रोजन ना होने की वजह से देयर विल बी ओस्टियोपोरोसिस। क्वेश्चन ये आता है कि पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन के अंदर ओस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज्यादा होती है। लेकिन अगर वो साथ में एक और ड्रग लेना चाहे अपनी स्टमक की एसिडिटी को कम करने के लिए, तो पीपीआई ले सकती है कि नहीं? वो H2 ब्लॉकर ले सकते हैं कि नहीं? वो एंटासिड ले सकती है, वो मिसोप्रोस्टोल ले सकती है। मतलब एसिड को कम करने के मुख्तलिफ ड्रग है। वो ये कहेंगे कि एसिड सप्रेस करने के लिए वो साथ में एक ड्रग ले रही थी। अब वो ड्रग का तो नहीं बताएंगे कौन सा ड्रग ले रही थी, लेकिन उस ड्रग से उसको ओस्टियोपोरोसिस का रिस्क मजीद क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। तो आप लोगों के आंसर में पीपीआई आना चाहिए, ओमेप्राजोल, क्योंकि उसकी बोन ऑलरेडी क्या है? वीक है। और अगर वो ओमेप्राजोल लेती रहेगी तो उसकी डाइट के अंदर जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है वो भी क्या हो जाएगी? कम। तो कैल्शियम ब्लड में ज्यादा जाएगी कि कम? और कैल्शियम कैन मेक द बोन स्ट्रॉन्गर। ठीक है ना? कैल्शियम बोन को क्या रखता है? स्ट्रांग रखता है। तो दोज फीमेल हु हैज ऑलरेडी ओस्टियोपोरोसिस, और अगर वो लॉन्ग रन में ये ड्रग लेती रहेगी तो उसके इंटेस्टाइन से किसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी? कैल्शियम। तो जब कैल्शियम ब्लड में नहीं जाएगी तो बोन मजीद वक्त के साथ साथ क्या होता जाएगा? वीक होता जाएगा। तो ऐसा एसिड रिड्यूसिंग ड्रग बताए जो बोन फ्रैक्चर की चांसेस ओस्टियोपोरोसिस में बढ़ा सकती है। आंसर इज ओमेप्राजोल। ठीक है, पीपीआई। वजह यह है कि दीज ड्रग्स इनहिबिट द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द ड्यूडेनम। ठीक है जी। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स रिमेंबर फॉर द पीपीआई। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एनसेड इंड्यूस अल्सर है, एनसेड इंड्यूस का मतलब कि किसी ने ज्यादा देर तक एनसेड खाए है, एनसेड लेने से प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल क्या हो गया है? कम। तो अल्सर बढ़ गया है, तो हमने प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग देना है, एंड दैट इज कॉल्ड मिसोप्रोस्टोल।
लेकिन अगर एट द सेम टाइम द फीमेल इज प्रेग्नेंट और शी इज इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी तो फिर दे सकते हैं नहीं। alternate drugs where misoprostol is contraindicated for NSAID induced ulcer, the next option is PPI, proton pump inhibitor। तो जिन फीमेल के अंदर NSAID induced अल्सर में हम मिसोप्रोस्टोल नहीं दे सकते, उन केस में हम क्या दे सकते हैं, PPI दे सकते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो देखिए आसान सिंपल रखे, आप लोगों की जितनी लिमिट है और लेवल है बहुत आसान। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, प्रोटॉन से मुराद H+ है, दैट इज एसिड। H+ नहीं आएगा तो HCl नहीं बनेगा। तो ये जितने भी ड्रग है ये प्रोटॉन पंप को इरिवर्सिबल इनहिबिट करते हैं, नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन के साथ क्या चीज शिफ्ट होती है, पोटासियम। तो देखिए PPIs आर दोज ड्रग्स व्हिच इनहिबिट इरिवर्सिबली हाइड्रोजन पोटासियम एंटीपोर्ट सिस्टम इन विच सेल ऑफ द स्टमक, पैराइटल सेल्स, ठीक है। फिर इन ड्रग्स के अंदर ये आते हैं सारे, ठीक है, प्रोजोल फैमिली जितनी भी है। अब ये प्राजोल है, एजोल नहीं है। एजोल, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल वो एंटी फंगल है, ये प्राजोल फैमिली है। ये कौन सा फैमिली है, प्राजोल फैमिली। प्राजोल इज PPI और एजोल इज एंटी फंगल, वो अलग होते हैं, ठीक है ना। तो ये ओल पर के नाम से याद रखे, आसान रहेगा, ठीक है। इन ड्रग्स को हम गैस्ट्राइटिस में दे सकते हैं, इन ड्रग्स को हम गर्ड में दे सकते हैं, इन ड्रग्स को हम जोलेंगर एलिसन सिंड्रोम में दे सकते हैं, क्योंकि इसमें भी HCl का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर आप किसी की H. pylori टेस्ट करें और वो पॉजिटिव आ जाए तो आपने कितनी ड्रग देनी है, 3। उन तीनों में से वन ऑफ द ड्रग विल बी फ्रॉम PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। So this drug not wholly solely treat H. pylori, but these drug is a part of H. pylori treatment। क्लियर है, H. pylori ट्रीटमेंट में भी दे सकते हैं। फिर अगर ये ड्रग कोई बंदा ज्यादा देर तक यूज करता रहे तो उन लोगों के अंदर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की रिस्क बढ़ती है, एंड दैट इज क्लास्ट्रीडियम डिफिसिले, एंड दैट बैक्टीरिया कैन कॉज डायरिया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या पेशेंट वाज टेकिंग PPI फ्रॉम द लॉन्ग रन, स्टमक के जो प्रॉब्लम है ये अक्यूट होते कि ज्यादा देर तक होते, क्रोनिक। एक बंदा 2 महीने 3 महीने PPI ले रहा था, सडनली उसको डायरिया हो गया। तो PPI के टॉप पे डायरिया का होना मोस्ट लाइकली आप लोगों ने क्लास्ट्रीडियम डिफिसिले इन्फेक्शन सोचना है, ठीक है ना, क्योंकि डायरिया कराता है। पेशेंट है उसको ओस्टियोपोरोसिस था और वो गैस्ट्रिक एसिड को कम करने के लिए कोई ड्रग ले रहा था, लेकिन उसकी बोन डेंसिटी मजीद क्या होती रही, कम होती रही। ये कौन सा ड्रग ले रहा है, PPI, बिकॉज PPI कैन डिक्रीज द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम duodenum। तो they are good drug for osteoporosis? No, remember osteoporosis patient में PPI should not be given first line drug because these drug itself can decrease calcium absorption। और अगर कैल्शियम अब्जॉर्ब ना हो जाए, ब्लड तक ना जाए, तो हाउ द बोन बिकम स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो बोन बिकम मोर एंड मोर वीकर। अगर वीक बोन है तो थोड़ा सा स्लिप होने से फ्रैक्चर हो सकता है कि नहीं। तो अगर पहले से बोन वीक हो और इसके ऊपर फ्रैक्चर हो जाए, दैट इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। इसको क्या कहते हैं, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। इसमें है कोई क्वेश्चन PPI में नहीं। इसके बाद लेके H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, द नेक्स्ट वन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द ड्रग एंड H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। लेके जनाब H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है जी। अब इसमें लिखिए एजेंट H2 रिसेप्टर के अंदर कौन कौन से ड्रग्स आ सकते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर जो एजेंट्स आते हैं, नंबर 1 इज रेनिटिडीन, ठीक है। तो लिखिए रेनिटिडीन, नेक्स्ट इज फेमोटिडीन, निजाटिडीन एंड सेमेटिडीन, ठीक है। ये टिडीन फैमिली, टिडाइन फैमिली या टिडीन फैमिली है, ठीक है। रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, फिर निजाटिडीन एंड सेमेटिडीन, ये ड्रग्स आते हैं, टिडीन फैमिली है इसके अंदर। इसमें जो क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर वो सेमेटिडीन पे आता है, वो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये काम किस तरह करते हैं, हाउ दे एक्ट इन द बॉडी। अगर किसी को आप H2 ब्लॉकर देंगे तो हाउ दे विल एक्ट, ठीक है, बहुत आसान है। दे ब्लॉक
H2 रिसेप्टर ऑन पैराइटल सेल रिवर्सिबली, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ओके, पीपीआई किस सेल पे काम करते हैं? पैराइटल सेल। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर पैराइटल सेल, दोनों एक सेल पे, लेकिन वो हाइड्रोजन पोटासियम एंटीपोड को ब्लॉक करता है और ये किसको? H2 रिसेप्टर को। वो इरिवर्सिबल ब्लॉकर है और ये रिवर्सिबल ब्लॉकर है, बस इसमें ये फर्क है, ठीक है। तो लेकिन these agents reversibly cause any patient block H2 receptors and where? In parietal cell and decrease HCl production, HCl production, ठीक है। तो these are H2 blocker, ये इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ये जनाब क्या करते हैं कि पैराइटल सेल पे काम करते हैं, ठीक है, और H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके ये जाकर क्या करते हैं? एच सेल प्रोडक्शन को कम करते हैं, लेकिन द वर्ड टू बी रिमेंबर इज रिवर्सिबल ब्लॉकर, ठीक है। देखिए यूजेस, इसकी यूजेस क्या है? आसान, जो यूजेस पीपीआई के हैं ऑलमोस्ट यूजेस इसके भी हैं। तो गैस्ट्राइटिस में दे सकते हैं, इट कैन बी गिवन इन गैस्ट्राइटिस, इट कैन बी गिवन इन GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। अल्सर में दे सकते हैं कि नहीं? तो पेप्टिक अल्सर डिजीज, पेप्टिक अल्सर डिजीज, ठीक है जी। ये हम इसकी यूज में लिखते हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज के अंदर हम इसकी यूज कर सकते हैं। बस ये 3 कंडीशन याद रखें, ये एच पायलुरी ट्रीटमेंट में यूज नहीं होती। और जोलेंगर एलिसन सिंड्रोम में 95% इफिकेशियस ड्रग पीपीआई होते हैं, दे आर नॉट वर्क इन दैट एरिया, क्योंकि उसने क्या करना है? सुन ले, इसने H2 ब्लॉक करना है, उसने पंप ब्लॉक करना है नीचे। तो गैस्ट्रीन जितना स्टिमुलेट हो जाए तो एट द एंड हार्डवेयर तो पंप से निकलेगा। हमने पंप को देखना है, ऊपर रिसेप्टर को, पंप। इसलिए जोलेंगर एलिसन के अंदर पीपीआई आर द बेस्ट देन H2 ब्लॉकर। H2 ब्लॉकर लोकली जो स्टमक इश्यूज हैं उसके अंदर दे सकते हैं, लाइक गैस्ट्राइटिस, GERD एंड पेप्टिक अल्सर डिजीज। लेकिन इसकी जनाब व्हाट आर द साइड इफेक्ट? इसकी साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइड इफेक्ट में सबसे पहले आप लोग लिखें कि इनहिबिट साइटोक्रोम P450, ये नाम सुना है? P450 enzyme in liver. It is a group of enzyme which is involved in different drug metabolism. ये जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम है, ये लीवर के अंदर होते हैं और ये मुख्तलिफ ड्रग की क्या करती है? मेटाबॉलिज्म। कुछ ड्रग की मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है, कुछ ड्रग के मेटाबॉलिज्म को कम करती है। ये हम आगे पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स में। अगर आप एक ड्रग खाए और वो काम करे तो उसको तो निकलना भी चाहिए, अगर वो ज्यादा देर तक बॉडी में रहे तो उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है कि नहीं। अब ड्रग काम के बाद मेटाबोलाइज करना किस एंजाइम का काम है? साइटोक्रोम P450, ये ग्रुप ऑफ एंजाइम। देखें इसको, ये ड्रग क्या करती है? इनहिबिट करती है। अगर इस ड्रग को हमने इनहिबिट किया और कोई बंदा साथ में दूसरा ड्रग ले रहा है तो वो फिर मेटाबोलाइज होगा, तो दूसरे ड्रग की टॉक्सिसिटी चांसेस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये हम आगे इसके साथ इंटरेक्शन पढ़ेंगे। तो कैन दिस ड्रग कैन कॉज ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन, ये करा सकती है। ये भी ड्रग है, हम दे रहे हैं और इसके साथ कोई और बंदा किसी और चीज के लिए ड्रग ले रहा है और उस ड्रग को किसने मेटाबोलाइज करना था? इसने। तो फिर हो सकेगा? नो। तो ये ड्रग भी होगा और वो भी बॉडी में रहेगा, तो दोनों की इंटरेक्शन होगी क्या? नहीं। ड्रग ड्रग क्या करा सकता है? इंटरेक्शन। आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, दीज ड्रग कैन कॉज enlargement of breast tissue in male, breast tissue in male। ये जो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, क्रोनिकली अगर इसको यूज किया जाए, these drug can cause enlargement of the breast tissue in male and this called gynecomastia। इसको क्या कहते हैं? gynecomastia, gynecomastia। फिर इसमें लेके can cause CNS साइड इफेक्ट, CNS इफेक्ट। तो CNS इफेक्ट में फॉर एग्जांपल ड्राउजीनेस आ सकता है कि नहीं? हाँ जी, ड्राउजीनेस। नेक्स्ट बताए, वर्टिगो हो सकता है कि नहीं? लेथार्जी हो सकती है, डेजीनेस, एक्सीलेंट, लेथार्जी एंड डेजीनेस, दीज आर कॉल्ड CNS साइड इफेक्ट।
इसका वजह ये है कि फॉर एग्जांपल ये जो ड्रग है साइड इफेक्ट्स में लेके हैं। नंबर फर्स्ट ड्रग, व्हाट इज दिस शाबाश, हाँ, द फर्स्ट साइड इफेक्ट इज साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर। सेकंड इज गायनेकोमेस्टिया, क्योंकि इन ड्रग्स की एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट होता है। क्या होता है? एंटी एंड्रोजेनिक। ये एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाता है, और एस्ट्रोजन इन मेल एड्रिनल मेडुला से आता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से आता है, तो ब्रेस्ट टिश्यूज की क्या करता है? एनलार्जमेंट। और इसके साथ आप लोग लिख सकते हैं लॉस ऑफ लिबिडो कराता है, सेक्सुअल अर्थ को कम, और एम्पोटेंस करा सकता है। क्या करा सकता है? एम्पोटेंस। एग्जाम में आ जाए ये जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है और गायनेकोमेस्टिया, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट। किस वजह से होता है? एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट की वजह से होता है। ठीक है जी। अब इसका मतलब ये है कि ये जितने भी मैंने आप लोगों को इसके साइड इफेक्ट्स बताए हैं, सब नंबर वन साइटोक्रोम P450 इनहिबिशन, गायनेकोमेस्टिया, लॉस ऑफ लिबिडो एंड एम्पोटेंस, और आखिर में क्या है? CNS इफेक्ट। ये तीनों के तीनों साइड इफेक्ट किसके साथ देखने को मिलते हैं? इफ यू यूज अलोन विच ड्रग? सिमेटिडीन। तो दीज साइड इफेक्ट आर नॉट कॉमन फॉर ऑल। ठीक है, ये सब के लिए कॉमन नहीं है, ये सिर्फ किसके लिए है? सिमेटिडीन के लिए है। तो इन सब के लिए आप लोग नीचे लिखे कि दीज साइड इफेक्ट आर मोर प्रोनाउंसली should be seen with what? Answer is cimetidine. Now it is a good choice or not? बात है नहीं, it is a good choice or not? No, because it can cause unwanted serious side effects. इसका मतलब यह है इसकी मार्केट यूज आजकल लिमिटेड है और बहुत ज्यादा यूज हो नहीं होता बिकॉज ऑफ अनवांटेड साइड इफेक्ट। अनवांटेड साइड इफेक्ट ये जो रहती है other H2 blocker except what? Cimetidine relatively free from the side effects, जिसके साइड इफेक्ट इतने नहीं है, न बुक ने मेंशन किया है। मतलब कभी कभार नोज या वोमिटिंग इनके साथ हो सकती है। तो अदर ड्रग्स ऑफ H2 blocker relatively safe except cimetidine. तो cimetidine can cause all these symptoms. ठीक है ना? ये एग्जाम में आएगा कि एक बंदा है, उसने एसिड सप्रेशन थेरापी ली थी और बाद में उसको डिजीनेस हो गया, वर्टिगो हो गया, तो कौन सा साइड इफेक्ट है? CVS और CNS? CNS का पहला वर्ड क्या है? सी पर सी दाल में सिमेटिडीन यूज है। क्लियर है कि नहीं? तो CNS साइड इफेक्ट जब भी आ जाए, मतलब थेरापी H2 ब्लॉकर के अंदर, ये कौन सा ड्रग इसने लिया होगा? सिमेटिडीन। इन अनवांटेड साइड इफेक्ट की वजह से इसकी क्लिनिकल यूज आजकल बहुत क्या है? लिमिटेड है, बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, इसके बाद लिखे मिस प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। ठीक है ना, कि प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग क्या है? The next drug we will discuss is prostaglandin analog. इसमें एजेंट जो आते हैं मोस्ट पॉपुलर, दैट इज विच ड्रग? मिसोप्रोस्टोल। मिसोप्रोस्टोल ये ड्रग का नाम है। ठीक है, इसका लिखे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इट इज PGE1। व्हाट इज दिस? प्रोस्टाग्लैंडिन E1। PGE1 का मतलब क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन E1। ये प्रोस्टाग्लैंडिन की टाइप है। इट इज PGE1 एनालॉग increases mucosal protection and prevents the stomach from recurrent अल्सर। देखिए, इसका आप लोगों ने लॉन्ग टर्म में इस तरह एक बात याद रखनी है। अगर कहीं पे फॉर एग्जाम्पल एक मुल्क है, कंट्री में जंग है, ठीक है ना, उस मुल्क की आर्मी बहुत वीक है, तो दुश्मन हावी हो जाते हैं। ठीक है ना, या तो हम मतलब दुश्मन के खिलाफ बुलेट ज्यादा करें ताकि फायदा, या दुश्मन को भगाए, मतलब एसिड को खत्म करें, या अगर दुश्मन आ रहे अपनी डिफेंस को बढ़ाए। अगर हम डिफेंस को बढ़ाते हैं तो फिर दुश्मन काम करने के काबिल नहीं होते। तो डिफेंस बढ़ाना, प्रोटेक्शन बनाना, ये किसका काम है? मिसोप्रोस्टोल का काम है। एसिड तो कुछ नहीं कहता, लेकिन ये क्या करता है? ये म्यूकोजल प्रोटेक्शन बढ़ाती है।
और अगर म्यूकोजा प्रोटेक्ट रहे, उसके ऊपर बाइंडिंग रहे, तो उसमें अल्सर के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो मिसोप्रोस्टोल के काम है। तो मिसोप्रोस्टोल ये क्या करता है, म्यूकोजल बैरियर को स्ट्रांग करता है। क्या करता है, म्यूकोजल बैरियर को स्ट्रांग करके एसिड की प्रोडक्शन और इसकी जो टॉक्सिक इफेक्ट है उसको क्या करता है, कम करता है। लेकिन यूजेस, इसकी यूज इंपॉर्टेंट है। यूजेस, इट इज यूज, हाँ जी, मेनली इट इज मेनली यूज इन NSAID induced अल्सर, NSAID induced अल्सर। ये हम मेनली यूज करते हैं जिन लोगों को अल्सर किस वजह से हो, NSAID की वजह से। तो यार अगर घर में कोई बंदा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का नाम सुना है, या ओस्टियो आर्थराइटिस, ये लॉन्ग टर्म क्रोनिक ज्वाइंट प्रॉब्लम होती है। अगर घर में कोई बंदा है, उसको डॉक्टर ने NSAID लिखा है लॉन्ग रन के लिए, 2 साल 3 साल के लिए, तो चांस है कि इन लोगों में फ्यूचर के अंदर गैस्ट्रिक अल्सर हो जाए। और बहुत से लोग होते हैं कि जब वो NSAID लेते हैं उसको फिर स्टमक पेन होता है, क्योंकि उसका स्टमक पहले से वेरी वीक। तो हमने क्या करना है, उन लोगों को बताना है कि आप पहले एक PPI ले ले, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ले ले। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर म्यूकोजल एसिड प्रोडक्शन क्या करेगी, काम। तो अगर फिर ये बाद में NSAID यूज भी करेगा तो उतना गैस्ट्राइटिस के इश्यूज नहीं होंगे। तो इट इज, अब ये सेंटेंस याद रखें, इट इज गुड टू टेक PPI बिफोर NSAID और नॉट। हमें लेना चाहिए ताकि हम स्टमक को प्रोटेक्ट कर सके। क्लियर है। तो अगर इसलिए कुछ लोग होते हैं कि वो NSAID लेते हैं और NSAID लेने के बाद उसको क्या होता है, पेन होता है। इसका मतलब कि इसकी NSAID यूज की वजह से ऑलरेडी स्टमक की जो बैरियर है वो क्या हो चुकी है, वीक हो चुकी है। इसलिए NSAID से पहले हमें एक PPI देना चाहिए उन लोगों में जिन लोगों को NSAID क्रोनिकली दिया जाता है, 1-2 दिन के लिए नहीं, 3-4 दिन के लिए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर पेशेंट ज्यादा लॉन्ग टर्म NSAID लेते हैं। गाउट कंडीशन का नाम सुना है कि नहीं, गाउट के अंदर NSAID लोग लेते हैं। उन सब के अंदर हमने म्यूकोजल प्रोटेक्शन भी बढ़ानी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म NSAID यूज से पेप्टिक अल्सर के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जिन लोगों की अल्सर की रीजन क्रोनिक NSAID यूज है, तो उसका मतलब एसिड का इशू है कि म्यूकोजल बैरियर का इशू है। म्यूकोजल बैरियर हमने प्रोटेक्शन बढ़ानी है, एंड वी विल गिव प्रोस्टाग्लैंडइन एनालॉग एंड दैट इज कॉल्ड मिसोप्रोस्टोल। हम मिसोप्रोस्टोल NSAID इंड्यूस अल्सर में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए दिया जाता है। तो इंडक्शन ऑफ लेबर ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इंडक्शन ऑफ लेबर, ये एबोर्टिफिशिएंट के तौर पे लोग यूज कर देते हैं एबोर्शन कराने के लिए, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे इसकी यूज जो है ना क्लिनिकली ये सही नहीं है, अनटिल अनलेस के, देखिए एबोर्शन 2 तरह की होती है। एक होता है स्पॉन्टेनियस एबोर्शन, एक होती है मेडिकली इंड्यूस्ड एबोर्शन। अगर किसी क्रोमोसोमल प्रॉब्लम या यूटराइन प्रॉब्लम की वजह से बच्चा ज़ाया हो जाए, मतलब खुद बहुत, दैट इज स्पॉन्टेनियस एबोर्शन, वो तो किसी के हाथ में नहीं है। अगर एबोर्शन मतलब एक फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो जाए और वो कल को कहे कि मैंने एबोर्शन करानी है, मेडिकली इंड्यूस करानी है, तो फिर उसके लिए ज़्यादातर लोग इजाज़त भी नहीं देते। लेकिन ऐसा ड्रग जो यूट्रस को कंट्रैक्ट करे और सर्विक्स को क्या करे, डायलेट करे और एबोर्शन की चांसेस बढ़ाए, तो उसमें से एक मिसोप्रोस्टोल भी है। ये एबोर्टिफिशिएंट है, मतलब ये है ये एबोर्शन करा सकती है, एबोर्टिफिशिएंट ड्रग है, एबोर्टिफिशिएंट, ठीक है ना। इसलिए जो लोग या जो फीमेल आती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी के अंदर और उसको अल्सर हो, तो उसमें हम कौन सा ड्रग यूज नहीं करते, मिसोप्रोस्टोल, ड्यू टू द रिस्क ऑफ एबोर्शन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एबोर्शन, एनीवन? एबोर्शन की डेफिनेशन कौन बता सकता है? हाँ, देखिए गायनी के अंदर एबोर्शन के 2 डेफिनेशन है। या तो फीटस लॉस हो जाए बिफोर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे नॉर्मली प्रेगनेंसी की जो वीक है वो 36 to 39 वीक। अगर प्रेगनेंसी में फीटस लॉस हो जाए किस वीक से पहले पहले, 20th वीक, ये एबोर्शन है, चाहे वो इंड्यूस कराई गई है या खुद हुआ है, ठीक है। या अगर प्रेगनेंसी के किसी भी वीक में फीटस लॉस हो जाए लेकिन इसकी बाई बर्थ वेट हाफ केजी से कम हो, फिर भी एबोर्शन है। क्लियर है। इसका मतलब कि चाहे भी कोई भी हो लेकिन इसमें फीटस लॉस हो जाए और उसकी बाई बर्थ वेट किससे कम हो, हाफ केजी से, 500 ग्राम से, तो ये भी क्या है, एबोर्शन है। और एबोर्टेड बेबी सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि वो फीटल टिश्यू, इसको POC कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। कंसेप्शन मीन फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन की प्रोडक्ट बनी है वो कुछ टिश्यूज है, पूरा बॉडी नहीं है, वो फिर सर्वाइव नहीं कर सकती। क्योंकि सर्फेक्टेंट का नाम सुना है क्या नहीं,
सर्फेक्टेंट मेनली सिंथेसाइज एट 26 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, और इसकी जो पीक वैल्यू है वो 34 पे आती है। और सर्फेक्टेंट कैन मेक द फीटल लंग मैच्योर, ये फीटल लंग मैच्योरिटी कराती है। अब एक बच्चा 20 वीक से पहले पैदा हो जाए, उसके लंग्स नहीं बने हैं, हार्ट मतलब सही नहीं है, तो कैन इट सर्वाइव? नो। तो एबॉर्शन के अंदर जितने भी बच्चे होते हैं वो सर्वाइव नहीं करते। ठीक है, ये हम क्लिनिकल में फिर पढ़ेंगे। लेकिन मिसोप्रोस्टोल में एक याद रखना, इट कैन इंड्यूस द लेबर by contracting the uterus and make the cervix dilate. It can cause abortic patient, it can cause abortion. एडवर्स इफेक्ट लेके मिसोप्रोस्टोल, इस एडवर्स इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट जिसको कहते हैं, व्हाट इज दी साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट ऑफ मिसोप्रोस्टोल? डायरिया, ये क्या करा सकती है? डायरिया करा सकती है। और लेके कंट्रा इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन का मतलब क्या है कि वो कंडीशन जिसमें इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। बोले कि इट इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, या प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते, तो यहाँ पे लेके इन प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के अंदर कितनी ट्राइमेस्टर होती है? 3। फर्स्ट वीक से लेके फर्स्ट वीक 13 वीक तक ये क्या है? फर्स्ट है। फिर 26 तक क्या है? सेकंड। और 39 तक थर्ड ट्राइमेस्टर है। क्लियर है? ये प्रेगनेंसी एजेस है। अब देखें, फर्स्ट वीक के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। जब प्रेगनेंसी का कौन सा वीक आ जाए? सेकंड। इसमें बनता है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ये नाम सुने कि नहीं? एपीब्लास्ट या हाइपोब्लास्ट। जब बच्चे की वीक कौन सा स्टार्ट हो जाए? थर्ड। तो इसमें 3 जर्म लेयर बनते हैं, एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म। तो कितने लेयर्ड एम्ब्रियो बन गया? 3 लेयर्ड एम्ब्रियो को गैस्ट्रूला कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रूला। इसको ब्लास्टूला कहते हैं। ब्लास्टूला 2 लेयर्ड एम्ब्रियो है, और 3 लेयर्ड एम्ब्रियो क्या है? गैस्ट्रूला। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज 3 लेयर्ड एम्ब्रियो इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। इसको क्या कहते हैं? गैस्ट्रुलेशन। ये ब्लास्टुलेशन है, ये गैस्ट्रुलेशन है। सेकंड वीक सेकंड, तो कितने लेयर है? 2। थर्ड वीक 3, तो कितने लेयर है? 3। क्लियर? अब 3 वीक के बाद जब ये लेयर बन जाए तो उससे फिर फ्यूचर में मुख्तलिफ क्या बनना शुरू हो जाएंगे? आर्गन। तो थर्ड वीक से लेके कितने वीक तक? 8। इसके दरमियान बच्चे के डिफरेंट क्या बनने शुरू हो जाते हैं? आर्गन। इसलिए इसको कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस पीरियड। इसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनोजेनेसिस। या इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस पीरियड। और जब 8 वीक मुकम्मल हो जाते तो बॉडी के ऑलमोस्ट सारे के सारे क्या बन जाते हैं? आर्गन। तो इसका कौन सा वीक स्टार्ट होगा? 9th वीक से आगे इस बच्चे को फिर क्या कहते हैं? फीटस कहते हैं। ये फ्यूटल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले जाइगोट था। क्या था? जाइगोट। फिर क्या बन गया? ब्लास्टूला। फिर क्या बन गया? गैस्ट्रूला। गैस्ट्रूला के बाद एम्ब्रियो बनना शुरू हो गया। तो 3 से 8 वीक तक क्या था? एम्ब्रियो। फिर 9 वीक से लेके प्रेगनेंसी के आखिर तक क्या है? फीटस। फिर पैदा हो गया। पहले दिन से लेके 28 डे तक न्यूनेट है। क्या है? न्यूनेट। फिर 1 साल तक इन्फेंट है। 3 साल तक टोडलर है। 5 साल तक प्री स्कूल गोइंग है। 5 से 16 तक स्कूल गोइंग है। फिर एडोलेसन है, फिर एडल्ट है, और फिर ओल्डर है। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब यह है, हाँ, फिर डेड है, फिर डेथ है। क्लियर है कि नहीं? तो दिस इज, बस सही है, सही है, ठीक है ना? इसका मतलब ये इसकी एक लाइफ साइकिल है इंसान की। ठीक है, अब मैं आप लोग के जहन में जो बिठाना चाहता हूँ वो एक पॉइंट है कि द मोस्ट क्रिटिकल ट्राइमेस्टर इन प्रेगनेंसी, जहाँ पे फीटोटॉक्सिसिटी के चांसेस ज़्यादा होती है, वो फर्स्ट है, सेकंड है कि थर्ड है? वो फर्स्ट है, क्योंकि फर्स्ट के अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। तो अगर कोई ड्रग ऐसी फीमेल ले ले या कोई टॉक्सिन ले ले और वो प्लेसेंटा क्रॉस करे तो बच्चे की ऑर्गन डेवलपमेंट को खराब कर सकते हैं कि नहीं? इसलिए इस ट्राइमेस्टर के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देनी चाहिए कि वो माँ से लेके फीटस में जाए और उसके अंदर फीटोटॉक्सिसिटी कराए। द मोस्ट क्रिटिकल एरिया for causing fetal toxicity in the mother uterus, that is from 3 week to 8 week। जब आर्गन एक दफा बन जाए तो फिर इस आर्गन को मिच्योर होना है आगे। अब अगर यहाँ पे कोई डैमेज करे या यहाँ पे, भले वो आर्गन कम बनेंगे साइज में लेकिन बने सारे बनेंगे। यहाँ पे कोई डैमेज करे, या तो ये कान बना होगा या नहीं बना होगा, ठीक है, या ये फॉर एग्जाम्पल आंख बनी होगी या नहीं बनी होगी, फिर आर्गन मिसिंग हो सकती है। तो अगर 3 से 8 वीक में आर्गन सही बन जाए तो फीटस सही ग्रो करेगा। क्लियर है? अब देखें, इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी के अंदर ये हम नहीं देते, स्पेशली किस ट्राइमेस्टर के अंदर? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एक तो वजह यह है कि ये ड्रग जाकर यूट्रस कंट्रैक्ट करके एबॉर्शन की चांसेस को बढ़ा सकती है।
13 वीक से कौन सा ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है? सेकंड। और इसके 20 वीक तक अगर यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चे की लॉस होती है, दैट इज एबॉर्शन। ये क्या है? एबॉर्शन है। या किसी भी वीक में लॉस हो जाए लेकिन बाई बर्थ उसका वेट कितने से कम हो, ½ kg, फिर भी एबॉर्शन हो। ठीक है जी। तो देखिए बहुत आसान एमसीक्यूज। मिसोप्रोस्टोल इज अ म्यूकोसोप्रोटेक्टिव ड्रग फॉर द स्टमक। इट इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन टू मेक द म्यूकोजल बैरियर मोर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। ये क्या करता है? ये एनसेड इंड्यूस अल्सर में हम देते हैं, लेकिन सिर्फ एक जगह पे नहीं दे सकते, अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो। अगर प्रेगनेंसी की कोई केस आ जाए और उसने अल्सर की है और किस वजह से है? एनसेड यूज। तो एनसेड इंड्यूस अल्सर से एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, लोग रट के जाते हैं एनसेड इंड्यूस अल्सर है बस यही लगाएंगे, नहीं। एनसेड इंड्यूस अल्सर है लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट द फीमेल इज प्रेग्नेंट, फिर हम ये ड्रग नहीं दे सकते, फिर पीपीआई देंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे। ठीक है, इंशाल्लाह इसको कल वाइंड अप करेंगे। एंटासिड प्लस एंटीइमेटिक। व्हाट आर एंटीइमेटिक? द ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वोमिटिंग। वोमिटिंग में जो ड्रग, और 3-4 है डायरिया कॉन्स्टिपेशन की टेबलेट, मतलब एक टेबल है। तो कल जीआईटी वाइंड अप करेंगे हम, मंडे से इंशाल्लाह रीनल सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ब्रेक करें 10 मिनट का बस।